आज से 100 साल बाद क्या क्लाइमेट होगा वो भी प्रेडिक्ट करते हैं। With temperatures soaring far above seasonal averages, shattering long-standing records. Jammu and Kashmir is grappling with an exceptionally dry winter season. जो हमारे श्रीनगर सिटी के पॉश कॉलोनीज है साउथ श्रीनगर सिटी में, So this is rapid urbanization has I mean, no, impacted. they are in the wetlands. They are on the flood prone area. बेमिना देख लीजिए, हैदरपोरा देख लीजिए, पीरबाग देख लीजिए। यहाँ पर भी आप IUST देखेंगे या हमारे दूसरी यूनिवर्सिटीज़ है, तो 5 बजे के बाद 5:30 के बाद तो आप उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं? 20,000 से भी ज़्यादा ग्लेशियर्स है। अगर आप अपने बुज़ुर्गों से पूछेंगे, पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स से भी पूछेंगे, वो भी कहेंगे कि चलाई कलान बहुत ही हार्श होता था, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती थी। इनफैक्ट जब हम बच्चे थे हमने भी देखा है हाँ, थोड़ा। हमारे कश्मीर वैली में पिछले 140 साल का डेटा है। हमने श्रीनगर में 1886 से मेट्रोलॉजी मेजर करनी स्टार्ट की अंग्रेज़ों के ज़माने में। 1950 को अगर हम बेस लाइन ले लें, 1950 से आज तक हमारी जो मेन क्रॉप हुआ करती थी वो पैडी थी, धान जी। तो पैडी को हमने चेंज करके हॉर्टिकल्चर में कन्वर्ट किया। इज दैट पॉजिटिव थिंग? 2060 से आज के बाद करीब 35 इयर्स के बाद आपको कश्मीर में जो है पानी की किल्लत महसूस होगी। So we have 20% surplus. We have 80% surplus. 80% सरप्लस इज अ प्रॉब्लम देन। क्लाइमेट का इम्पैक्ट क्या है फिर? अगर नहीं हमारे भाई- पास सरप्लस अभी भी है तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पे? हिमाचल में लोगों ने एप्पल्स ग्रो करना स्टार्ट किए थे, लेकिन फिर क्या हुआ कि बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज दे आर कटिंग दोज ट्रीज। लॉन्ग टर्म के लिए हमें एक्शन प्लान बनाना चाहिए ताकि लॉन्ग टर्म के बाद कोई इम्पैक्ट ना पड़े। लेकिन जो ये बेवकत काइंड ऑफ बर्फबारी होना, इसका क्या रीजन है? मैं अपनी Right, right. सेफ्टी को कंप्रोमाइज करता हूँ। जो मेरे बच्चे हैं उनको अनसेफ बनाता हूँ और उसके लिए किसी को पैसे देता हूँ। उसको I would like you to give message to 3 stakeholders के लिए. One is policymaker, second is youth, and third is householder. If you have to give a very short message to policymakers, what would it be? मीरास पॉडकास्ट के एक और शुमारे में आपका खैर मकदम है। आज मेरे साथ स्टूडियो में एक अहम शख्सियत है। दुनिया के टॉप 2% साइंटिस्ट में से एक साइंटिस्ट मेरे साथ है प्रोफेसर शकील अहमद रुमशो। IUST के वाइस चांसलर भी है और ख़ास बात ये कि पिछले 6 साल कंटिन्यूसली ग्लोबल रैंकिंग में टॉप 2% साइंटिस्ट में इनका नाम आया है। शकील साहब, आपका बहुत वेलकम। थैंक यू वेरी मच। और खुशी की बात है आज हमारी बात आपसे हो रही है क्योंकि कंसेक्यूटिवली आप 2% वर्ल्ड के साइंटिस्ट टॉप साइंटिस्ट में रैंक कर रहे हैं, उनमें शामिल रहे हैं। और यहाँ IUST की फैकल्टी भी ग्लोबल रैंकिंग में टॉप नंबर पे रही है, उनमें आप भी एक हैं और आपके साथ 5 और लोग भी हैं। ये खुशी की बात है। एक कश्मीर की एक यूनिवर्सिटी का नाम ग्लोबल लेवल पे इस तरह से जो है जाना जाता है। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और इतना तो लोग जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी कहानियां हैं, कुछ ऐसे भी सफ़र है शायद उनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं होती है। मैं चाहूँगा कि आप अपनी ज़ुबानी ही लोगों को उन चीज़ों के बारे में बताएं जो आपकी जर्नी जो रही है, मुख्तसर उस बारे में बात करें और फिर उसके बाद हम बाकी जो आज हमारा टॉपिक है उस बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मेरी जो पैदाइश हुई है कश्मीर से ही है। मैं हूँ साउथ कश्मीर में, एक कस्बा है बिजबिहारा जी। तो वहाँ ही इब्तिदाई एजुकेशन भी मेरी हुई, लेकिन फिर मेरी जो सारी चाहे वो अंडर ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो या डॉक्टरल जो मेरी एजुकेशन है वो जम्मू कश्मीर से बाहर है। तो उसके बाद जब मैंने इब्तिदाई तालीम जो अंडर ग्रेजुएशन जिसको BSc भी कहते हैं कि, तो फिर आई जॉइन द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट। तो सेक्रेटरीट में मेरी पोस्टिंग हुई पहले, एंड आफ्टर दैट आई वेंट फॉर द हायर एजुकेशन आउटसाइड द कंट्री। तो उसमें मैंने मास्टर्स जो है स्पेस टेक्नोलॉजी से किया है, रिमोट सेंसिंग GIS फ्रॉम एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बैंकॉक, और PhD मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो से की है जापान में। तो उसके बाद आई वाज वर्किंग एज अ साइंटिस्ट एट द जापान स्पेस एजेंसी।
Okay. So it's called JAXA, Japan Exploration, मतलब it has been renamed as Japan Exploration Agency. तो उसके बाद मैं जापान में 7 साल रहा, तो आई जस्ट रिटर्न बैक टू इंडिया एंड वर्कड एट एक इंस्टीट्यूट हुआ करता था पहले, टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट. उसका भी नाम चेंज किया गया, उसको अब बोलते हैं द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, दिल्ली में है. So I briefly worked there for some time before I joined at Kashmir University in 2004. As registrar. No, I joined it as a associate professor at that time. Okay. It was in 2004, almost 22 years back. And then I became head of the Department of Earth Sciences. Then I was head of Department Geoinformatics. And before coming to IUST, I was Dean for Research at the University of Kashmir, And since 2021, I'm here. I have completed almost 5 years here. So that is briefly my thank you. journeys Yes. for you. Maybe a lot of people must be knowing about this, and कुछ लोग ऐसे भी रहे होंगे जिनको नहीं पता है Exactly. कि शकील साहब एक बड़े साइंटिस्ट हैं, एक गोल्ड मेडलिस्ट है और दुनिया में नाम रोशन किया है. अब मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आपने कश्मीर में भी रिसर्च की है, जो कश्मीर, आप कश्मीर से हैं और आपने बाहर जाके भी रिसर्च की, कश्मीर में भी रिसर्च की. कश्मीर का होना, डिड इट इम्पैक्ट योर रिसर्च? देखिए, आई मीन दिस इज़ अ फैक्ट ऑल्सो एंड वी शुड बी प्राउड ऑल्सो. कश्मीर में जो एवरेज इंटेलेक्ट ऑफ एक यूथ का देखे, एक आम आदमी का देखे, दैट इज़ मच अबव द एवरेज ऑफ, आई विल से एटलीस्ट साउथ एशिया. तो हमारे यहाँ होनहार बच्चे हैं, तो आई मीन, लेकिन ये भी सही है कि जो हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ है, चाहे एजुकेशन के हवाले से या इवन इन डिफरेंट फील्ड्स, अदर फील्ड्स, इंडस्ट्री के हवाले से, बिजनेसेस के हवाले से, स्पोर्ट्स के हवाले से कम है. इसलिए जब भी यहाँ से किसी को मौका मिलता है कि वो बाहर जाके पढ़ाई करता है, फिर इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है, then really that shapes up our ideas, and we are able to do that वो रिफाइन करता है. refine that we are able to. जिन इंस्टीट्यूट्स में मैंने पढ़ा है, तो उससे भी I mean that also has really contributed to my growth, research growth, personal growth, academic growth. जैसे मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो में पढ़ा है, तो that is the number 1 university in Asia. इसी तरह मैंने एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बैंकॉक में पढ़ा है, दैट इज़ वेरी इंटरनेशनली रिनाउंड इंस्टीट्यूट. तो लेकिन जब हम यहाँ फिर काम करते हैं, और बहुत अच्छा है ये, आई थिंक इट इज़ अ कॉन्शियस डिसीजन व्हेन आई केम बैक ऑलमोस्ट 10-12 साल के बाद में यहाँ वापस आया. सो वेरी कॉन्शियस डिसीजन दैट आई विल हैव टू वर्क हियर. तो उसका there are many reasons for that, but one is that you get a lot of satisfaction despite challenges है रिसर्च की. जो आपने कहा कि क्या challenges है कश्मीर में काम करने, फ़ायदे भी है और challenges भी है, I tell you both. तो यहाँ से अगर आप देखें, जैसे मैं, अगर आप पर्सनली आप मेरी रिसर्च पोर्टफोलियो को देखेंगे, जितने भी हिंदुस्तान में बड़े बड़े मिशंस रिसर्च के हवाले से एस्टैब्लिश किए गए हैं, चाहे वो नेशनल मिशंस ऑन क्लाइमेट चेंज, 8 ऐसे मिशंस हैं, या और भी जो नॉलेज मिशंस है, या नॉलेज के हवाले से, रिसर्च के हवाले से जितने भी मिशंस है, आई एम अ बेनिफिशियरी ऑफ दैट. सो इफ़ यू हैव एन आइडिया, डेफिनेटली देयर इज़ नो constraints in getting it funded. So वो एक है कि बिकॉज इंडिया में आप अगर आप देखें हमारी कंट्री में, लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन नॉलेज जनरेशन, लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन रिसर्च नाउ. बहुत से ऐसे एज ऑफ नाउ टुडे, आज के ज़माने में आप देखेंगे, मेरे ख्याल में करीब मोर देन अ स्कोर, मेरे ख्याल 2 दर्जन से ज़्यादा ऐसे नेशनल मिशंस है. नेशनल मिशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, national mission on quantum AI, quantum computing, in different sectors, I think national mission on health, बहुत है. तो उसमें रिसर्च की बहुत ज़रूरत है, तो उसमें फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ आती है. लेकिन ये भी है कि कश्मीर में काम करना, there are also other challenges also. वो इकोसिस्टम नहीं है, वो when I say ecosystem, I mean हमारी जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ है, फॉरेन इंस्टीट्यूट्स है,
वहाँ तो दिन और रात का तस्वुर ज़्यादा नहीं Exactly होता है, नहीं, और डिस्टिंक्शन यहाँ- नहीं होता है। तो बच्चे रात को भी लैब्स में बैठते हैं, दिन में भी जब मर्जी है जाए तो। लेकिन यहाँ तो आप यूनिवर्सिटीज़ की बात कर लीजिए, अगर यहाँ पर भी आप IUST देखेंगे या हमारे दूसरी यूनिवर्सिटीज़ है, तो 5 बजे के बाद 5:30 के बाद तो तो उतना आप उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे बहुत हैं? कोशिश की चेंज करने की, बहुत चेंज भी हुआ। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप देखें यहाँ का जो रिसर्च इकोसिस्टम है IUST में, इट हैज़ सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड। चाहे वो एकेडमिक रिसर्च हो, एकेडमिक रिसर्च का मतलब है PhD हो। अभी हमारे पास 305 PhD कैंडिडेट्स हैं। और जब मैं यहाँ आया तो बहुत कम बच्चे थे जो PhD में। इसी तरह अगर आप एक्स्ट्रा म्यूरल प्रोजेक्ट जो स्पॉन्सर्ड रिसर्च है, जिस रिसर्च के लिए हमें दिल्ली के डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसी से पैसे मिलते हैं, चाहे वो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन हो, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस हो, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट हो, DBT हो, तो वहाँ से जो अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स जो इस यूनिवर्सिटीज़ में रिसेंटली जो है बहुत उसमें इंक्रीज हुआ है। तो वो एक कल्चर जो है वो एस्टैब्लिश हुआ है। यस, एग्जैक्टली। ग्रेट। और अभी रिसर्च आप करते हैं डिफरेंट फील्ड्स को लेकर, डिफरेंट चीज़ों को लेकर, बट ये भी जानना चाहूँगा कि क्लाइमेट चेंज का एक कोई विजिबल इम्पैक्ट अभी कश्मीर में दिख रहा है क्या? देखिए, मेरा जो मेन फोकस रिसर्च का है पिछले 20-25 साल से, अब आई वर्क ऑन द वाटर, आई मीन हाइड्रोलॉजी, ग्लेशियर्स एंड क्लाइमेट चेंज। ये मेरा फोकस रहा है पिछले 20 साल से। और इस हवाले से हमने कुछ ऐसे लैब्स एस्टैब्लिश किए यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में, जैसे हमारा एक है सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर ग्लेशियर स्टडीज़ इन द वेस्टर्न हिमालयस। इसी तरह अगर आप देखें हमारा नेशनल आइस कोर लैब है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सरमाया है, नेचुरल रिसोर्स है, वो वाटर है। हाँ, राइट। तो वाटर कम्स फ्रॉम ग्लेशियर्स एंड ऑल द स्नो ग्लेशियर्स। तो हमारे यहाँ करीब 20,000 से भी ज़्यादा ग्लेशियर्स है, बड़े बड़े ग्लेशियर्स है, जैसे ग्लेशियर्स जैसे सियाचिन ग्लेशियर आपने सुना होगा। 20,000 कुछ ज़्यादा नंबर तो नहीं है, हमारी नज़र में तो बस 4-5 शायद ज़्यादा। हाँ, लेकिन ये जो सारे जम्मू कश्मीर लद्दाख में फैले हैं तो काराकोरम में करीब 5,950 ग्लेशियर्स, करीब 6,000 ग्लेशियर्स एक ही रेंज में है। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे पीर पंचाल की तरफ जाएंगे, जो गुलमर्ग, सोनमर्ग, गुलमर्ग, यूसमर्ग, या वो हमारे शुपियांग की तरफ जाएंगे, उतने ज़्यादा ग्लेशियर्स पीर पंचाल में नहीं है। लेकिन ग्रेटर हिमालय पहलगाम की तरफ से आप जाएँ यात्रा, जहाँ से सोनमर्ग हो या फिर ज़ांस्कार हो, फिर लद्दाख रेंज हो, या इवन शमसबारी रेंज जो हमारी गुरेज़ की तरफ है, तो वहाँ पर भी अच्छी खासी स्नो ग्लेशियर कवर है। तो ये चूँकि हमारा बहुत इम्पोर्टेंट सरमाया है, रिसोर्स है, और इससे मेरे ख्याल से हर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी जुड़ा हुआ है, एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो पानी ही ह्यूमन लाइफ या किसी भी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चूँकि जो क्लाइमेट चेंज है, ऑलमोस्ट क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, एवरी एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमी ऑल्सो। तो इसलिए हमने जो काम हम कर रहे हैं कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन दीज सेक्टर्स। आपका क्वेश्चन कि क्या इंडिकेटर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज है जम्मू कश्मीर में? आई विल से इंडिकेटर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज आर वेरी क्लियर एंड लाउड। और ये नहीं कि अब अगर आप देखें मतलब बिल्कुल आप एक अनसाइंटिफिक भी आप अगर आप तरीके से इसको करेंगे, साइंटिफिकली तो बहुत एविडेंस है। लेकिन अगर आप अपने बुज़ुर्गों से पूछेंगे, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स से भी पूछेंगे, वो भी कहेंगे कि चलाई कलान बहुत ही हार्श होता था, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती थी। इनफैक्ट जब हम बच्चे थे हमने भी देखा है थोड़ा सा। तो आप 40-50 साल पीछे जाइए तो विंटर में यहाँ बिल्कुल स्नोफॉल हुआ करती थी। मार्च अप्रैल में तो सबसे ज़्यादा बारिशें आती थी। अभी देख लीजिए मार्च भी वार्म है, फरवरी भी वार्म है। और जितने भी इंडिकेटर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज है, चाहे वो इंक्रीजिंग टेम्परेचर्स हो, डिक्रीजिंग स्नोफॉल हो, या एक्सट्रीम्स हो, जैसे 2014 में आपने एक करीब 620 मिलीमीटर रेनफॉल 2-3 दिन में आसमान से गिरी। तो ये सारे इंडिकेटर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज है। अब इसका शॉर्ट टर्म एक इम्पैक्ट रहेगा, एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट रहेगा। शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट क्या रहेगा और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या रहेगा, और उसको हम कैसे उससे बच कैसे सकते हैं, उसके लिए क्या
स्टेप्स लेने चाहिए? बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि क्लाइमेट चेंज ऐसा फिनोमिना है जो एवरी एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमी, एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है। लाइवलीहुड उसको इम्पैक्ट करता है। आपके जो मेजर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, चाहे वो पैडी कल्चर हो, चाहे वो अदर फॉर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, पानी के वसाइल हो, एनर्जी की प्रोडक्शन हो, जनरल हर सेक्टर पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है। और इम्पैक्ट जो है, देखिए क्लाइमेट जो है, हम कहते हैं कि साइंस ने उतनी तरक्की की है आजकल के ज़माने में कि हम आज से 100 साल बाद क्या क्लाइमेट होगा वो भी प्रेडिक्ट करते हैं। वी हैव द मॉडल्स, वी हैव द टेक्निक्स, वी हैव द नॉलेज, एंड वी आर एबल टू प्रेडिक्ट आवर फ्यूचर क्लाइमेट 100 years फ्रॉम नाउ। उसमें अनसर्टेनिटी होती है डिपेंडिंग अपॉन कौन सा डेटा यूज़ करेंगे, कौन सा मॉडल ऑफ करेंगे, कौन से अजम्पशंस आप ले लेंगे, तो उसमें अनसर्टेनिटी होती है। वी गिव दिस प्रोडक्शन in brackets, so plus minus 10%, plus minus 1 degree or something like and this. might be subjected to at times. Yes, so और अब जो है, अगर आप देखें ये जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि शॉर्ट टर्म में क्या असर होगा और लॉन्ग टर्म में क्या। जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो थोड़ी सी अनसर्टेनिटी आ जाती है उसमें, उसमें इनक्रीसेस भी आ सकते हैं। लेकिन जब शॉर्ट टर्म आप देखेंगे, जो हम देख रहे हैं, जैसे आप देखें कश्मीर में भी पिछले 10 साल से क्या हो रहा है। अभी जो टेम्परेचर है, जब पिछले महीने जो टेम्परेचर था 10-11 डिग्री, अब वो लॉन्ग टर्म एवरेज। मैंने इसे लॉन्ग टर्म एवरेज हमारे श्रीनगर में, हमारे कश्मीर वैली में पिछले 140 साल का डेटा है। हमने श्रीनगर में 1886 से मेट्रोलॉजी मेजर करनी स्टार्ट की, अंग्रेज़ों के ज़माने, मतलब डोगरा रूल था यहाँ, लेकिन अंग्रेज़ों ने यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेटरीज एस्टैब्लिश की 1886 से। तो हमारे पास 1886 से डेटा है, और हम कह सकते हैं कि 1840 years में क्या हो रहा है विंटर में या चलाई कलान में। और जब हम उसको देखते हैं लॉन्ग टर्म एवरेज को, और अब देखते हैं 10 डिग्री 11 डिग्री जो है, ये इट इज़ अबव द नॉर्मल। तो क्या ये न्यू नॉर्म है, न्यू क्लाइमेट है? आई डोंट नो। अगर ये खुदा ना खास्ता अगर ये कंटिन्यू हुआ यही इसी पैटर्न में, तो फिर तो कैटास्ट्रोफिक इम्पैक्ट्स होंगे। तो अगर ये कुछ डिकेडल है कि 2 साल 4 साल के बाद फिर हम अपनी पुरानी ट्रेंड पर आएंगे, तो फिर उसके इम्पैक्ट्स डिफरेंट होंगे। लेकिन अभी जो है, जैसे चाहे वो climate change impacts on any sector of economy, I think there are ways to adopt to it. There are ways to address to it. It is not that we will have to sit with our hands folded. So there is a need कि we will have to have action plans. हर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, और हॉर्टिकल्चर में भी सब प्लान्स, एप्पल्स हो, पियर्स हो, चेरीज हो, इन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और कैसे हम इसको एड्रेस करेंगे। क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ज़माना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत पेशरफ्त आई है। तो कैसे हम ऐसे ही वैराइटीज़ ऑफ एप्पल्स, वैराइटीज़ ऑफ चेरी, वैराइटीज़ ऑफ अदर फ्रूट क्रॉप्स प्रोड्यूस कर लें जिन पर क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट कम हो। इसके साथ और भी एक चीज़ जानना चाहूँगा, जब आप बता रहे कि हमें हमें क्लाइमेट को अडॉप्ट करना पड़ेगा, कि हमें जो प्लांटेशन वगैरह है, फ्रूट्स हम ग्रो कर रहे हैं, उनको चेंज करना पड़ेगा ताकि एज पर द क्लाइमेट। ऐसा भी है कि जो हम प्रोडक्शन अभी कर रहे हैं उससे भी कोई असर क्लाइमेट पे पड़ रहा है? लाइक कि कोई प्लांट जो है वो ज़्यादा एक्सट्रैक्ट वाटर करता है? बिल्कुल। देखिए, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप देखें कश्मीर में, देखें क्या हुआ है और क्या हो रहा है, और मैं क्रॉप्स के हवाले से बात कर रहा हूँ। 1950 को अगर हम बेस लाइन ले लें, 1950 से आज तक हमारी जो मेन क्रॉप हुआ करती थी वो पैडी थी, धान जी। तो पैडी को हमने चेंज करके हॉर्टिकल्चर में कन्वर्ट किया, राइट। और पैडी जो हमारी है, इट इज़ अ वेरी वाटर डिमांडिंग क्रॉप। इसको पानी की बहुत इनफैक्ट राउंड द ईयर थर्स्ट है, वाटर रिक्वायरमेंट इसकी बहुत रखनी पड़ती है। तो अनगाइडेडली किसी ने लोगों को नहीं कहा, लेकिन लोग जो है पैडी को कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू हॉर्टिकल्चर, इनटू फ्रूट, एंड दिस इज फॉर इकोनॉमिक। इज दैट पॉजिटिव थिंग? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ओके, दिस इज बेसिकली फॉर इकोनॉमिक रीजंस, क्योंकि पैडी ग्रो करने के कंपैरिजन में अगर जब वो फ्रूट्स ग्रो करते हैं तो उनको 5 to 6 times उनको ज़्यादा इकोनॉमिक रिटर्न्स मिलते। सो पीपल हैव शिफ्टेड टू इट। नॉट दैट वी डोंट हैव एनफ वाटर हियर, वी स्टिल हैव द
highest per capita water availability in Kashmir compared to the Other parts of the South country. Asia. Okay. South Asia की बात. लेकिन उसके बावजूद भी हमने कन्वर्ट किया, क्योंकि फ्यूचर में जैसे हमारा रिसर्च के हिसाब से 2060 से आज के बाद करीब 35 इयर्स के बाद आपको कश्मीर में जो है पानी की किल्लत महसूस होगी. तो वी आर बेसिकली अडॉप्टिंग, एंड दिस इज सेल्फ अडॉप्टेशन on our own. So we are trying to conserve the water. Though we have enough water available. अगर किसी को जम्मू एंड कश्मीर में 24/7 पानी नहीं मिल रहा है, पीने का पानी, ये वाटर सप्लाई का मसला नहीं है, ये वाटर गवर्नेंस का मसला है, ये लैक ऑफ प्रॉपर वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट. क्योंकि जितना पानी हमें यहाँ से निकलता है जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर लद्दाख से करीब 170 बिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर निकलता है. और हमारी रिक्वायरमेंट बहुत कम है. इसीलिए हमारे I don't have the exact but almost like 80% of it is going to the so we have 20% surplus. No, we have 80% surplus. 80% surplus. क्योंकि हमारे जो नेबरिंग हमसाया मुल्क है जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान की 80% जो वाटर रिक्वायरमेंट है हमारे पानी से मीट होती है. क्योंकि ये जो सारा पानी है, चाहे वो जहलिम हो, चाहे वो इंडस हो, या चाहे वो चिनाब हो, ये सारे हमारे हमसाया मुल्क में जाते हैं. तो पानी फिर जो जितना हम यूज़ करते हैं, जितने हमारी ज़रूरत है, हम अपनी ज़रूरत पूरा करने के बाद वी हैव टू लीव इट टू दिस सिस्टम रिवर. ये हर जगह होता है, यही नहीं होता हर जगह. तो इसमें इंडस वाटर ट्रीटी है, तो उसके हिसाब से ये सारा पानी फिर जाता है वहाँ. सो दे मीट 80% ऑफ that is in itself a debate, Indus Water Treaty. Yeah, I mean that's a political way of it. But Yes. I'm just talking about the supply. कि हमारे यहाँ जैसे मैंने कहा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सरमाया है हमारे लिए. और हमें जो अभी पानी की किल्लत नहीं होगी 2060 तक, अगर जो 2060 से एंड ऑफ द सेंचुरी भी होगी 40 साल, हम उसको मैनेज कर सकते हैं साइंटिफिकली. So where is the problem then? Climate का impact क्या है फिर? अगर हमारे पास सरप्लस अभी भी है तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पे है? नहीं, Is it कि लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम होगी? नहीं, दिस इज वाटर इज वन एस्पेक्ट जहाँ पर इसको इम्पैक्ट होता So है. water is not पूरा क्लाइमेट का वाटर ही मसला नहीं. देखिए, हमने वाटर की कमी को पूरा करने के लिए हमने हॉर्टिकल्चर को अडॉप्ट किया. राइट. अब आई कैन टेल यू व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट ऑन द हॉर्टिकल्चर. अभी आप देख लीजिए, जाकर आप ट्रेंड देखेंगे, बहुत रिसेंटली ये ट्रेंड है कि हमारे अभी चेरीज जो है ब्लॉसम हो रहे हैं. 10-15 दिन में दे विल स्टार्ट फ्रूटिंग. तो फिर स्नोफॉल अनटाइमली स्नोफॉल हो जाती है और हमारा चेरी क्रॉप जो है डैमेज हो रहा है. इसी तरह जब हमारे फ्रूट्स एप्पल्स पौधों पर ही होते हैं, जैसे आपने देखा होगा 2018 में और 2020 में भी, यू हैड बेसिकली अनप्रेडिक्टेड स्नोफॉल इन द मंथ ऑफ अक्टूबर इटसेल्फ. तो उस टाइम गवर्नमेंट के जो एस्टिमेट्स है करीब 1500 करोड़ का नुकसान हुआ. अगर आप परमानेंट नुकसान देखें, कितने पेड़ उसमें डैमेज हो गए, फ्रूट्स का तो एक नुकसान हुआ ही. तो there is basically an impact on that. So we really need to, जो मैं कह रहा था कि we need to basically grow those varieties of apples, those varieties of these which are fruit resistant. इसी तरह हमारा चलाई कलान तो ख़त्म ही हो रहा है. And these crops, these cherries or these fruits need certain chilling period. Okay. तो ये इसका impact adversely हिमाचल में ऑलरेडी आ रहा है. हिमाचल में लोगों ने एप्पल्स ग्रो करना स्टार्ट किए थे, लेकिन फिर क्या हुआ कि बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज दे आर कटिंग दोज ट्रीज ना, बिकॉज फ्रूटिंग वहाँ उसमें होती नहीं है. दे आर जस्ट गोइंग टू द दिस वेजिटेबल कल्चर. तो मेरे ख्याल से या इसी तरह अगर आप टूरिज़म की बात कर लें, जैसे हमारे डल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट अट्रैक्शन फॉर टूरिज़म, लेदर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट अट्रैक्शन फॉर टूरिज़म. हमारा स्नो स्पोर्ट्स, गुलमर्ग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन. जब ये चीज़ें वहाँ है ही नहीं, जब आपके पास स्नो ही नहीं है तो विंटर स्पोर्ट्स कहाँ से करेंगे? जब आपके पास डल में पानी बहुत कम होगा तो शिकारे कहाँ से चलेंगे? सो दिस इज समथिंग विच आई से दैट these are the sectors that have started getting hit, and we really need to make action plans for that. What could that be? Like, I mean, what should we do? there is a way, as I said, that if you should have a basically action plans for agriculture, you should like we should tell people कि क्या कौन से पेड़ उगाने चाहिए. Yes, exactly. No, many things. I mean, you will have to tell to the people that कौन से climate resistant varieties है. अगर मान लीजिए स्नोफॉल भी हो गई तो they will not get
एडवर्सली इम्पैक्टेड. इसी तरह कौन से ऐसे क्रॉप्स है जिनकी वाटर रिक्वायरमेंट बहुत कम है, यू नो. सो ऑल दीज अगर आप देखें ऑलरेडी इन द जैसे वाटर पर्सपेक्टिव तो मैं समझ गया कि हमारे पास एनफ है, बट लॉन्ग टर्म के लिए हमें एक्शन प्लान बनाना चाहिए ताकि लॉन्ग टर्म के बाद कोई इम्पैक्ट ना पड़े. लेकिन जो ये बेवकत काइंड ऑफ बर्फबारी होना, इसका क्या रीज़न है? मतलब दिस इज क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट एक्सट्रीम्स जिसको मैं, लेट मी कम टू द क्लाइमेट एक्सट्रीम्स. ना क्लाइमेट एक्सट्रीम्स बहुत टाइप के होते हैं. आपका अनप्रेसिडेंटेड स्नोफॉल हो जाती है, यू नो, बिफोर द एक्सपेक्टेड सीजन या आफ्टर द लेट सीजन. तो नाउ similarly the climate extremes like that unprecedented snow, you know, rainfall होती है जो 2014 में, you know, आपने देखी है. या जो आप देखते हैं कभी कभी, you know, there is a series of cloud bursts होती है या कुछ, you know, you have high intensity rainfall, you know, you really cannot stop this, no. there is the, but you can really minimize the impacts, adverse impacts of this, you know. So if let's say floods, अब अगर आप देखें जो हमारे 2014 के फ्लड्स यहाँ आए, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने कहा 1 ट्रिलियन रुपीस का लॉस हुआ. 1 ट्रिलियन का मतलब होता है 1 लाख करोड़. राइट. ओके. ना कश्मीर में तो फ्लड्स कोई नई बात नहीं है. कश्मीर के लिए उतना अमाउंट बहुत ज़्यादा है. कश्मीर में फ्लड्स कोई नई बात नहीं है, हमारे यहाँ फ्लड्स आते रहते हैं. लेकिन 2014 में क्या हुआ, अगर आप देखें जो पुराने फ्लड्स है, जो हमारा पुराना बड़ा फ्लड आ गया वो 1992 का था. 1992 का फ्लड भी आप देखें और 2014 का भी फ्लड देख लीजिए इन टर्म्स ऑफ द डैमेज. ट्रेडिशनली कश्मीर में ये, यू नो, एक प्रैक्टिस हुआ करती थी एज अ मैटर ऑफ कल्चर ऑल्सो, कि लोग जो है जहाँ पर फ्लड प्रोन एरियाज है, चाहे वो गाँव में हो चाहे शहरों में हो, वहाँ मकान नहीं बनाते थे. राइट. वी विल नॉट कंस्ट्रक्ट. और ये यहाँ की जो आम जो, यू नो, पब्लिक है, इसको हकारत की नज़र से देखते थे कि भाई सैलाबी ज़मीन में मकान नहीं बनाना. उन्होंने सैलाबी ज़मीन में मकान बनाया, ये तो बस ऐसे. लेकिन आज जो है, आज वो डिस्टिंक्शन ही नहीं है जो हमारे श्रीनगर सिटी के पॉश कॉलोनीज है, साउथ श्रीनगर सिटी में. So this is rapid urbanization has impacted. I mean, no, they are in the wetlands. They are on the flood prone area. बेमिना देख लीजिए, हैदरपोरा देख लीजिए, पीरबाग देख लीजिए. सोरा से जो आपका मेन गारमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपके बेमिना के नेशनल हाईवे के उस पार है, यू नो. सो ये, यू नो, वी विल हैव टू रियली टेक सर्टेन मेजर्स ऑन दिस टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ एडवर्स दीज एक्सट्रीम क्लाइमेट्स, चाहे वो किसी भी सेक्टर के हवाले से. एंड वी शुड हैव एन एक्शन प्लान्स, यू नो, फॉर दिस. वी शुड हैव अ वेरी गुड प्रोडक्शन कि अगर, यू नो, हमें मान लीजिए एक हेल स्टॉर्म आने वाली है, अगर मेरे ऑर्चिडिस्ट को पता चले कि हेल स्टॉर्म 8 घंटे में आ रही है, 10 घंटे में आ रही है, या फ्लड जो है मेरे इस वार्ड में, इस गांव में आएगा 12 घंटे के बाद, 24 घंटे के बाद, फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम, यू कैन रियली मिनिमाइज द impacts. I am talking about that type of an action plan. So there has to be action plan for every disaster. So for action plan we need, you know, हमें scientific research की ज़रूरत है और गवर्नमेंट की coordination की ज़रूरत है. At this point of time क्या scientific research और गवर्नमेंट में coordination है ताकि action plan कोई अच्छा आ सके जिससे जो sustainable हो? Otherwise तो policy making is important. Policy makers make policies but they need scientific research to make substantial sustainable policies. Is there proper connect? Yeah, there is. अगर आप देखिए हर स्टेट में और हमारी जम्मू कश्मीर में भी you have a very good policy frameworks in place. You know, disaster management act है, you have water resource policy, you have other policies that are in place. There are regulatory frameworks also. Acts भी है, law भी है, regulatory frameworks की है. Maybe इम्प्लीमेंटेशन में कहीं कहीं पर, यू नो, थोड़ा सा कोताही आ रही है. लेकिन यह है कि एंड देन आपका जो, यू नो, जो हमारे एक्शन प्लान्स है, ये तो पॉलिसी से ही, यू नो, इज़ अ पार्ट ऑफ दैट. वी नीड टू हैव एक्शन प्लान्स. और हमारे यहाँ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स भी है. जैसे आप क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात करें, हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट है यहाँ. तो उनका काम यही है कि हमें एक एक्शन, यू नो, एक क्लाइमेट चेंज स्टेट लेवल या यूटी लेवल, यू नो, क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान बनाना है. तो उस हवाले से जो एक्शन प्लान बनाएंगे उसमें नॉलेज की बहुत ज़रूरत है. यू नो, वी शुड हैव अ नॉलेज. हम एक्शन प्लान तब बना सकते हैं जब हम जो, जैसे आपने कहा, वी शुड हैव द एनफ नॉलेज इन दैट. देयर आर सो मेनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज़ यहाँ करीब 11 के करीब, यू नो, यू हैव
universities and research institute जैसे NIT है या बाकी है. A lot of knowledge is being generated on that. I think बहुत important है कि हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट, एकेडेमिया और बाकी जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग तालमेल होना चाहिए, ताकि जो भी नॉलेज अल्टीमेटली इट कम्स फ्रॉम द टैक्स पेयर्स मनी. ये तो लोगों के, जैसे मैं यहाँ रिसर्च करता हूँ, मैं थोड़ी अपनी तनख्वाह से इसमें इन्वेस्ट कर, मेरा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आए, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से आए, ये तो सारा टैक्स पेयर्स ऑफ द मनी. सो दिस टैक्स पेयर्स मनी जो नॉलेज निकलता है, वो नॉलेज को लोगों के मसाइल हल करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे वो क्लाइमेट चेंज के हवाले से हो, डिसास्टर के हवाले से. आई थिंक वो हमारी स्पेसिफिक प्रॉब्लम टू कश्मीर नहीं है या जम्मू कश्मीर नहीं है, वो सारे साउथ एशिया की प्रॉब्लम है कि ये जो गवर्नमेंट, एकेडेमिया, सिविल सोसाइटी कनेक्ट है, ये थोड़ा लूज है. दो लॉट ऑफ पेशरफ्त हैज़ बीन मेड ऑन दिस. अगर आप इसी यूनिवर्सिटी का देखेंगे, वी हैव ट्राई टू कनेक्ट विद एवरी स्टेक होल्डर, चाहे वो हमारा गवर्नमेंट हो, इंडस्ट्री हो या हमारी सिविल सोसाइटी हो. सो वी आर ट्राइंग. आई थिंक इट नीड्स टू बी इन पॉलिसीज में ना, जब इम्प्लीमेंटेशन के वक्त लोगों का भी एक सपोर्ट चाहिए होता है, वो सपोर्ट गेन करने की कैसे कोशिश की जा रही है? क्या लोगों में अवेयरनेस दी जाती है कि सर्टन प्लांट्स, सर्टन ट्रीज आर लाइक डिजास्टर्स फॉर द क्लाइमेट, इन्वायरमेंट, इनको मत यूज़ करो, क्योंकि तभी तो इम्प्लीमेंटेशन, ये तो एक दिस इज़ वन पार्ट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन. सो इस हवाले से कोई कार्रवाई होती है? बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हमारे पास, जैसे मैंने कल, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स भी है, एक्ट्स भी है, सब कुछ है, डिपार्टमेंट्स भी इन प्लेस है टू इम्प्लीमेंट दोज फ्रेमवर्क्स, दोज रेगुलेशंस. लेकिन फिर इम्प्लीमेंटेशन में क्यों आई थिंक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ कि जो हम रूल्स बनाते हैं, ये पब्लिक फ्रेंडली होनी चाहिए. आई मीन वी शुड ऑलवेज कीप इन माइंड कि अगर हम ये रूल बनाएंगे तो लोग इसको वेलकम करेंगे. I think that it has to be made in a way that it becomes, and then जो आपने दूसरी बात कही थी, awareness about this. I mean, otherwise how come कि जब आपको कहता है कि एक म्यूनसिपलिटी कहती है कि आपको ये बिल्डिंग बनानी है, इसमें आपको बिल्डिंग बायलाज ये इम्प्लीमेंट करने हैं. क्यों कहती है? क्योंकि ये गवर्नमेंट का एक जिम्मेवारी है. वो सोचते हैं कि इसमें जो लोग बसेंगे, रहेंगे, फैमिलीज़ रहेंगे, वो सेफ़ होने चाहिए. अगर खुदा न खास्ता ज़लज़ला आया, ये मकान गिरना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें 20 लोग होंगे, 10 लोग होंगे. अगर ये मकान गिरा तो, या अगर सैलाब आ गई तो ये गिरना नहीं चाहिए. लेकिन, और इसको बिल्डिंग कोड्स हम कहते हैं, लेकिन मैं ही इसको वायलेट करने के लिए किसी को पैसे देता हूँ. मैं अपनी सेफ्टी को कंप्रोमाइज़ करता हूँ. जो मेरे बच्चे हैं उनको अनसेफ बनाता हूँ और उसके लिए किसी को पैसे देता हूँ उसको. तो ये लैक ऑफ अवेयरनेस है. इसमें अवेयरनेस की ज़रूरत है कि हमें लोगों को बताना है कि भाई ये जो बिल्डिंग लॉज है, ये आपकी और आपकी जो आने वाली नस्लें हैं उनके लिए ये सेफ्टी. लेकिन आप पैसा देकर उसको कॉम्प्रोमाइज करते हो. आप पैसे देकर उनको, एक तो उनको अनसेफ बना रहे हो और दूसरा अपना जेब भी काटते हैं. अपने लिए खतरा मोल तो लेना. ये इसमें अवेयरनेस, इसमें दोनों चीज़ें हैं. मुझे ख्याल से गवर्नमेंट को जो है लॉज ऐसे बनानी चाहिए जो इजी टू इम्प्लीमेंट हो, एंड देन उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक मैसिव अवेयरनेस की ज़रूरत है. उसमें लोगों को कॉन्फिडेंस में लेने और की लॉन्ग टर्म प्लान्स भी बनने चाहिए, आई थिंक. एग्जैक्टली, लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो. मुझे लगता है इसमें जो अवेयरनेस, जैसे मैं एज ए प्रोफेसर बताऊं तो पता नहीं कितना असर उस पर होगा. जब गवर्नमेंट बताता है तो कितना असर होता है. लेकिन हमें हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, अगर मेरा इमाम साहब भी जुमा के खुतबे में अगर ये बात बताएं तो शायद उसका असर ज़्यादा होगा. दिस शुड बी आवर कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी. कम्युनिटी, हर सेक्टर ऑफ सोसाइटी, चाहे मैं इंडिविजुअल हूँ, कम्युनिटी हूँ, सोसाइटी हूँ, जिसमें गवर्नमेंट का भी एक बहुत रोल है. सबको मिलजुल के आई थिंक इन इश्यूज पर बात करें. अभी हमारे ग्लेशियर्स की क्या हालत है? जैसे मैंने कहा कि जो हमारे यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट सरमाया है वो रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स, दैट इज़ द ग्लेशियर्स. बहुत से ग्लेशियर्स भी है. और ये इसमें आपको रॉकेट साइंटिस्ट होना ज़रूरी नहीं है. ये समझना कि जब किसी जगह टेम्परेचर बढ़ जाता है तो आइस जो है वो जल्दी पिघल हो जाएगा. सो दैट इज़ हैपनिंग हियर. चूँकि ग्लोब का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, तो इसलिए हमारे ग्लेशियर्स भी जल्दी पिघल रहे हैं. तो दिस वी आर सीइंग, बट पर्टिकुलरली फॉर द लास्ट 10 years वी आर सीइंग अनप्रेसिडेंटेड मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स. और उसकी दो वजह हैं.
एक है जो हमारे विंटर्स है, वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, 10 डिग्री, 8 डिग्री, 12 डिग्री, जो पहले नहीं होता जो देने, तो उससे स्नोफॉल कम हो रही है। दूसरा, जब आप समर भी देखेंगे, अभी भी देखेंगे, मेल्टिंग हैज स्टार्टेड बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा तो इस वजह से जो हमारी जो क्रस्ट अफेयर है, जैसे हमने अपने किसी रिसर्च में कहा कि बाय एंड ऑफ दिस सेंचुरी कश्मीर में जो है 60% ऑफ ग्लेशियर कवर विल बी लॉस्ट। लेकिन अगर मुझे उसको रिवाइज करना होगा इन लाइट ऑफ द लास्ट 1 डिकेड जो ऑब्जर्वेशंस हैं हमारी, शायद ये जो 60% जो कवर हम कह रहे हैं कि बाय एंड ऑफ दिस सेंचुरी ख़त्म हो जाएगा, ये हो सकता है 80% भी तक पहुंच जाएगा। अभी हमारे पास ना काफ़ी सारे लोग जो इन्वायरमेंट कॉन्शियस है, इन्वायरमेंट एक्टिविज्म का ज़्यादा अभी चलन है, उससे क्या वाकई कोई एक पॉजिटिव असर पड़ता है कि ये बिल्कुल बहुत, आई थिंक इट इज़, देखिए इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमारे यहाँ अगर आप देखें, मैं कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सारे साउथ एशिया की बात कर रहा हूँ। साउथ एशिया में कोई कल्चर ही नहीं है कि हमारी जो पॉलिटी है इस चीज़ पर डिटरमाइन हो कि इनके एनवायरमेंटल पे क्या इनके विचार है, चाहे वो कोई भी नेशनल पार्टी हो, क्या है इनका एजेंडा एनवायरमेंट के बारे में। उस बेसिस पर न उनके विचार है खुले, और न कोई उनको उस बेसिस पर वोट दे रहा है। कोई नहीं यहाँ डिटरमाइन कर रहा है कि किस पार्टी को मुझे वोट देना ऑन द बेसिस ऑफ एनवायरमेंटल एजेंडा। डेवलपमेंट का एजेंडा है, जॉब्स का हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, कुछ और। तो ये जो एक्टिविज्म की बात कर रहे हैं, ये तो एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है अमंग द कॉमन मासेस कि एनवायरनमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यही लोग शायद हमारे कल के पॉलिटिशियन को कहेंगे, भाई ये भी आप इसके बारे में आपका ये क्या, भी आपके मैनिफेस्टो में होना चाहिए, मैनिफेस्टो में होना चाहिए, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। तो आई थिंक जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में जब आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, ठीक है, आई मीन वी आर अ वेरी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, बट एट द सेम टाइम आवर ऑर्डिनरी पर्सन, अ कॉमन पर्सन इज नॉट अवेयर ऑफ दीज इश्यूज। तो ये हमारा जो एक्टिविस्ट है, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है, ही इज ब्रिंगिंग दैट ऑन द फोरफ्रंट। सो मेरे ख्याल से दैट्स वेलकम। जो क्लाइमेट की अभी सिचुएशन चल रही है कश्मीर में, खासकर मैं कहूँ तो अगर ये इसी तरह से चलता रहा, व्हाट्स द वर्स्ट केस सिनेरियो? नहीं, वही हमने कहा कि जो हमारे मेजर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, चाहे वो टूरिज्म हो, these will get adversely affected. Okay. So though we are in a favorable, comparatively in a favorable situation, but our livelihoods will get, impacted. So I mean that is a scenario all over the world. But यहाँ पर जो हमारे पास इंडस्ट्रीज उतनी नहीं है, या कोई अल्टरनेट लाइवलीहुड्स ऐसे नहीं है कि जिसकी तरफ लोग जाएं। यहाँ तो एग्रीकल्चर इज हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, सर्विस सेक्टर है, टूरिज्म। तो हमारा एनवायरनमेंट ही हमारा सब कुछ बड़ा सरमाया है। इज देयर एनीथिंग जो अभी भी आपको होपफुल रखता है? नहीं सब ठीक है? नहीं, बिल्कुल। आई थिंक आई मीन वी एज ह्यूमंस हैव ऑलवेज टू बी होपफुल। Look at one hope is that look at the tremendous advancement in the field of science and technology. I'm sure we as humans are very creative. तो उसमें कुछ ना कुछ solutions हम लाएंगे जो हमारे इश्यूज है, चाहे वो क्लाइमेट के इश्यूज हो, चाहे वो एनवायरनमेंट के इश्यूज हो, चाहे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इतनी हुई है हमारे यहाँ वी डोंट हैव एक्सेस टू ऑल दोज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स। वो बहुत महंगी है, वो डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास है, वो जब बेचते हैं तो आम आदमी उसको वी आर नॉट एबल टू प्रोक्योर दैट। तो जब ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आम हो जाएंगी तो मुझे पूरा भरोसा है कि जितना ये जो एडवर्स इम्पैक्ट्स है, तो इसमें आई मीन दैट इज वन ऑफ द सॉल्यूशंस वी हैव टू, आई मीन वी कांट सिट लाइक दिस कि भाई ये खुद हो जाएगा। ये इसके लिए हमें वी विल हैव टू मेक एफर्ट्स। There will be tools, there will be techniques, there will be technologies that can help us. Okay, is there any finding जो आपने रिसर्च के दौरान पाया जिसने आपको बहुत डिस्टर्ब किया कि so this is something like disastrous? नहीं, जैसे मैंने कहा कि we are really surprised for the last 7-8 years, the unprecedented melting of the glaciers that we are seeing. I mean, we didn't believe it in the beginning. क्या ये इतना increase हो सकता है, इतनी melting हो सकती है glaciers की? So that was really very shocking, and as I said that this is something which is very important for us, for Jammu and Kashmir people here. Resource, I think our food security is dependent on that.
हमारा खाना, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी, हमारी वाटर सिक्योरिटी इस पर डिपेंड हो रही है। दूसरा चीज़ जो हम देख रहे हैं, जो हमारे यहाँ के लोगों को, यहाँ के खासकर पॉलिसी मेकर्स और डिसीजन मेकर्स को मद्देनज़र रखना है कि हमारा जो नदी नालों में जो ट्रेडिशनली पानी आता है पीक, वो जून जुलाई अगस्त में होती है। और जून जुलाई अगस्त में ही हमें पानी चाहिए ज़्यादा, Yes. क्योंकि जून में हम पैडी धान की खेती करते हैं और फिर उसको पानी चाहिए जुलाई और अगस्त में, और सितंबर में हम उसकी कटाई करते हैं। लेकिन जो सिनेरियो है, आने वाला सिनेरियो हम जो देख रहे हैं और जो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज प्रिडिक्शन, हमारा पानी हमारे नदी नालों में जो पीक होगा वो अप्रैल मई और जून में होगा। हमें चाहिए वो जून जुलाई अगस्त। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है यहाँ के गवर्नमेंट को कि दे शुड क्रिएट स्टोरेजेस। हमारे जो यहाँ अगर जहलम की बात करें, हम कश्मीर वैली की बात करें, 24 ऐसे नदी नाले हैं हमारे जो जहलम के साथ मिलते हैं, और वहाँ पर इंडस वाटर ट्रीटी में भी हम एंटाइटल है कि हम स्टोरेजेस वहाँ पर क्रिएट कर ले। तो मुझे लगता है ये कुछ इश्यूज है जो हमें दैट वी शुड रियली try to address. Before we conclude, I would like you to give message to 3 stakeholders के लिए. One is policymaker, second is youth, and third is householder. If you have to give a very short message to policymakers, what would it be? देखिए, जो मैंने कहा कि जो पॉलिसी मेकर्स का जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल बनता है, तो जितने भी हमारे क्लाइमेट चेंज के हवाले से इश्यूज हो, वाटर रिसोर्स, ग्लेशियर्स के हवाले से या जनरल एनवायरनमेंट के हवाले से कर, मुझे लगता है and there is already a knowledge available in the public domain. हमारे यूनिवर्सिटीज़ ने ऐसा knowledge generate किया है. I think the science should inform policy making. They have to really say that every policy is informed by science. So that will be really credible. When it comes to the common man, I think common man का एक बहुत important role है. I mean, we as a society have so not. This is for you. This is second message. This is the second for this message. youth. For the youth, for the common man, including the, when I say common man, I mean it includes households also. It includes the households. Youth के लिए मैं एक अलग मैसेज दूंगा, लेकिन जो common man की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें चाहे वो households भी में से सब, मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर we don't have basically a कल्चर ऑफ एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस, चाहे वो क्लाइमेट चेंज के हवाले से, चाहे किसी भी एस्पेक्ट ऑफ एनवायरमेंट से, पोल्यूशन के हवाले से. आई थिंक वी रियली नीड टू इवॉल्व एज अ वेरी एनवायरमेंटल कंसर्न कॉन्शियस सोसाइटी, चाहे वो हमारे अभी वसाइल के हवाले से, पोल्यूशन के हवाले से, एयर क्वालिटी के हवाले से, प्रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के हवाले से, क्योंकि कश्मीर का जो फ्यूचर है ये इसकी ब्यूटी है. हम कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें एक पैराडाइज, पीस ऑफ पैराडाइज, और हम प्राउडली कहते हैं अगर फिर दोस्त बरोए ज़मीन अस्त हमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त. अगर ये हमें फ्यूचर जनरेशन्स के लिए बचाना है, मुझे लगता है हम सबको इसके लिए एफर्ट्स करने. एंड देन द थर्ड वन इज़ अबाउट द यूथ. जैसे मैंने अपने ओपनिंग में भी कहा, हमारा जो यूथ है कश्मीर में, जम्मू कश्मीर लद्दाख में, बहुत ही ब्रिलियंट है. आई थिंक उनकी जो एवरेज इंटेलेक्ट है, मैं almost I have lived and visited almost 37 countries. I have worked in many countries. So जो हमारा एवरेज यूथ है यहाँ का, उसका इंटेलेक्ट बहुत हाई है, अबाउट द आई विल से ग्लोबल एवरेज. अपॉर्चुनिटीज़ भी है, ग्लोबली भी है, यहाँ पर भी है, और जो खासकर साइंस टेक्नोलॉजी के हवाले से आ रही है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से आ रही है, इनोवेशन के हवाले से, मुझे लगता है हमें अपने एफर्ट्स जो है वी शुड यूज टू एड्रेस दीज सोसाइटल कंसर्न्स यूजिंग इनोवेशंस, यूजिंग आवर एंटरप्रेन्योर स्किल्स एंड माइंड्स. और यूनिवर्सिटीज़ में भी इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. वी शुड प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू द यूथ. और हमारे यूनिवर्सिटी, चाहे वो IUST हो, चाहे वो कश्मीर यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो जम्मू यूनिवर्सिटी हो, हर यूनिवर्सिटी में एक इकोसिस्टम है यूथ को इस तरफ रागिब करने का. हमारे यूथ को फ़ायदा उठाना चाहिए टू फाइंड सॉल्यूशंस टू दीज issues of societal concerns. We can collaborate with other universities. Exactly. There are funds. Other research organizations. There are funds available. If a youth has an idea, he can come to me and I can fund his idea. Oh, great. Thank you so much for Thank you very talking much. to us. So it was pleasure आपने इन सारी चीज़ों को बहुत विस्तार से समझाने की कोशिश की. मुझे उम्मीद है कि हमारे देखने वालों को भी बड़ा इंटरेस्टिंग ये पॉडकास्ट लगा होगा,
और काफ़ी जानकारी ऐसी उनको मिली होगी जो शायद उनके पास अभी तक नहीं थी। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे फिर किसी और मुद्दे को लेकर प्रोफेसर साहब से बात करने की कोशिश करेंगे अगले किसी और पॉडकास्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।